cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और यहाँ लंदन में एक बहुत ही खूबसूरत जगह लिटिल वेनिस में हमारे साथ मौजूद हैं रजनी कौल साहिबा। ब्रॉडकास्टिंग में बस क्या कहा जाए कि आपका नाम ही नाम रहा है हमेशा से, मेरी उस्तानी भी हैं। और आप ही के ज़माने में मैंने BBC हिंदी सर्विस का भी ज्वाइन किया था रजनी जी, और आप ऑल इंडिया रेडियो से आपने अपना करियर शुरू किया, फिर उसके बाद आप वॉइस ऑफ अमेरिका जाती हैं और फिर BBC हिंदी में भी आती हैं। कितने साल गुजारे होंगे आपने ये सब? मैंने अब गिनना तो मुझे आता नहीं था कभी भी और अभी भी नहीं आता, लेकिन ये 1949 में ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था। 1949 में आप ऑल इंडिया रेडियो जाती हैं, क्या करने के लिए? बच्चों के प्रोग्राम में। मैं बच्ची नहीं थी, 17 साल की थी, पर बच्चों के प्रोग्राम में गाना गाना था मिलके, तो मुझे गाने का शौक़ था, मुझे मौका मिला, मैं चली गई। तो इस तरह से शुरू हुआ ब्रॉडकास्टिंग का सफ़र। और आपका ताल्लुक़ है पेशावर से? मैं पेशावरी हूँ, मैं पेशावर की हूँ, मेरा ताल्लुक़ ही नहीं, मैं पूरी की पूरी एकदम से अपना, मेरा सारा प्यार पेशावर के लिए। कहाँ पैदा हुई वहाँ, और किस तरह से वहाँ आप ऐसे स्कूल है तक गई? कि परवेज़ जी, मेरे फादर अपने को हिंदू पठान कहते थे, अफ़गानिस्तान के थे, उनकी ज़मीनें अफ़गानिस्तान की थी। फिर उसके बाद बहुत से लोग, हिंदू लोग भी, मुसलमान भी पेशावर आके बस जाते थे, स्कूल कॉलेज थे, अस्पताल थे, तो वो भी वहीं रहते थे। तो फिर पार्टीशन के बाद हम लोग दिल्ली आ गए, और मेरी सबसे बड़ी दो चाह थी, एक कि जहाँ तक हो सके मैं पढ़ती जाऊँ, मेहनत करने की नहीं, डिग्री लेने की, और गाना गाऊँ। तो ऑल इंडिया रेडियो गई इसीलिए थी कि बच्चों का प्रोग्राम में गाऊंगी। खुशकिस्मती से अपने वतन के मुझे ग्रांट साहब मिल गए सामने, उन्होंने मेरी शक्ल देखी। तब उस ज़माने में मैं पठानी लगती थी, मेरा ननिहाल में नाम भी पठानी था। तो उन्होंने कहा, तू कहाँ की है रे, तू किधर से आई है? मैंने कहा, मैं पेशावर से आई हूँ। बोला, पश्तो जानती हो? मैंने कहा, हाँ जी जानती हूँ। कहने लगे, कितना जानती हो? मैंने कहा, बस बातचीत कर लेती हूँ। तो साजिंदों को बुलाया और मुझको कहा, अच्छा जो कुछ गाना चाहती हो गा दो। तो मैंने गाना गा दिया, तो वो दूसरी तरफ देखते जाएं, दूसरी तरफ दीवार की तरफ। अब मैंने गाना बंद कर दिया तो भी कुछ नहीं बोले। तो मैंने सोचा, ये अच्छे इंसान है, मैं छोटी हूँ, कम से कम कितना भी गंदा ख़राब गाती हूँ, नहीं आता गाना, तो कम से कम कहीं शाबाश शाबाश, और मुझे जाने दें। वो देखते ही नहीं थे मेरी तरफ। आखिर मैंने उठने का किया तो उन्होंने कहा, रुको, तुम कहती हो तुम्हें पश्तो आती है, कितनी आती है? मैंने कहा, थोड़ी सी। कितनी थोड़ी? मैंने हाथ से दिखाया। कहने लगे, एक बात, बड़े गुस्से में थे, एक बात बताओ, तुम जो गा रही थी उसका मतलब तुम्हें पता तुम क्या कह रही थी? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगे, शुक्र है अल्लाह का तुम्हें नहीं पता, ऐसे लफ्ज़ लड़कियां क्या लड़के भी मुंह से नहीं कहते। अच्छा। तुम्हें कहाँ से ये लफ्ज़ आ गए? मैंने कहा, हमारा टांगे वाला हमें स्कूल ले जाता था तो ये गाता रहता था। उन्होंने उसके माँ बाप, दादा परदादा सबको गालियाँ दी और कहा, अच्छा ठीक है, कल आ जाओ, मैं गाना लिखवा दूंगा और कोई जना तुम्हें उसकी कोई धुन बना देगा। और कहने लगे, देखो हमारा भी हाल देखो, ये पंजाब ने, ये यूपी की ज नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती, कहते इनके मुंह से मुझे पश्तो के गाने गनवाने पड़ते हैं। कम से कम अपने वतन की एक लड़की तो आई है जो साफ साफ बोलेगी। तो बस दूसरे दिन से शुरू हुआ काम। अब चूँकि हम उस वक्त के शरणार्थी थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पेशावर में FA के पहले साल में थी। वहाँ पहुँच के, दिल्ली में पहुँच के कैंप कॉलेज बनवाए थे सरकार ने, जहाँ शाम को वो लोग जाते थे पढ़ने जो उस तरफ से आए थे। सो कॉल्ड पाकिस्तान उस वक़्त बना था। तो मैं भी जाने लग गई। फिर मैंने BA की, फिर मैं ट्यूशन करके और गाने गा के फिर ख़बरों में बुला लिया गया। पैसे बनाती रही तक, क्योंकि मेरा भाई एक था जो कमा रहा था उस वक़्त। किसी के पास पैसे नहीं थे कॉलेज भेजने के लिए,
तो मैंने सब तरह के काम करके, टेम्परेरी काम करके, किसी तरह काम करके, और ये काम किस तरह के थे रेडियो में खास तौर पर? तो रेडियो में ये हुआ कि पहले तो बुलाया गया पोठवारी में। मुझे पता भी नहीं था पोठवारी क्या होती है, बड़ी पंजाबी की तरह थी, और एक ही बात थी जो मुझे याद है, उसमें बार बार कहना पड़ता था, और पंडित नेहरू हो रहा आख्या। और एक दिन मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मैंने कहा, मुझे पता नहीं था माइक लाइव था, मैंने कहा पंडित नेहरू हुरी आखते तो बहुत हैं पर कहते कुछ भी नहीं। आज तक नहीं सुना। उस बात पे मुझे निकाला जा सकता था, लेकिन उस वक़्त के जो बड़े अफसर थे उनको इतनी हंसी आई इस बात से कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। बस इस तरह से पश्तो में, पोठवारी में जब भी कोई गाने वाला नहीं आता था तो मुझे, उनको पता चल गया मुझे बड़ा शौक है, तो मुझे गाने के लिए भी कहा जाता अच्छा, था। मतलब आप रेडियो पे खबरें वगैरह भी पढ़ती थी? मैं खबरें पढ़ती थी, हाँ। और साथ ही गाती भी थी? तब गाती थी जब उनको कोई और नहीं मिलता था। अच्छा। जिस दिन कोई टप्पे गाने नहीं आया, जिस दिन किसी की बारी है, ये पंजाबी गाने और ये मैं इस तरह के गाने के लिए बुलाया जाता था जो ढोलक के साथ ने देखिए, ऑल इंडिया रेडियो से फिर आपका सफ़र होता है वॉइस ऑफ अमेरिका के। हाँ। और शादी बीच में हो जाती है? नहीं, ऐसा है कि 5 साल तक मैं वहाँ काम करती रही, और महेंद्र कौल उस वक़्त कश्मीरी और उर्दू से खबरें पढ़ते थे वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो में वो पहले कश्मीर के पहले आदमी थे जिन्होंने कश्मीर में ब्रॉडकास्ट किया। ही वॉज ओनली 17 साल के थे। उसके बाद 2-3 साल खबरें पढ़ते रहे, फिर उनको एक्टर बनने का चाव आया तो वो चले गए बॉम्बे। वहाँ उनका काम नहीं चला क्योंकि उनसे नखरे वखरे और वो बातें नहीं, उन लोगों से नहीं पटी, तो दिल्ली आ गए कश्मीर जाने के लिए, तो दिल्ली वालों ने रोक लिया। आप देखेंगे शायद ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री में, जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने ड्रामे प्रोड्यूस करने शुरू किए। घंटे का ड्रामा 1 घंटे के ड्रामे में 9 आवाज़ें बदल के अकेले प्ले करते थे। क्या बात है, वाह। हर इतवार को किसी ना किसी अखबार में उनकी तस्वीर निकलती थी। और बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर इसलिए भी रहे, मैं उन लोगों के लिए ये जानकारी यहाँ देना ज़रूरी समझता हूँ कि बीबीसी में आने के बाद बेनतहा उनका रुतबा रहा, बड़े शानदार उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में भी लेजेंड रहे हैं इस मुल्क में। आपके हस्बैंड शौहर महेंद्र कौल, और 95 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ, अभी 2018 की ही तो बात है, पिछले साल। और आपको उनको महेंद्र कौल साहब को OBE भी मिला था, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट टू गेट दैट। हाँ, 1975 की बात है। 1975 की बात है। उनकी ऑनर में इतनी बड़ी पार्टी हुई थी, लोग स्कॉटलैंड से आए थे कोचेज़ में। मैं आपको तस्वीर दिखा सकती हूँ। 700 आदमी, कोई जगह नहीं मिलती थी जहाँ उनको ऑनर देने के लिए आए थे। और मैं उनके बारे में बात करी तो मैं आपको सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि शुरू में तो उर्दू सर्विस पाकिस्तान एम्बेसी ने, हाई कमीशन ने बहुत माइंड किया, पर बाद में ये हालत थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन महेंद्र कौल को ज़्यादा बुलाते थे, कोई फंक्शन हो, वो कहते थे कि ये इतना सही बात करता है, इसके लिए ये ब्रिटेन की बात करता है। बहुत मकबूल थे, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। और यही नहीं, मुझे ये भी याद है कि उन्होंने यहाँ इंग्लैंड में इंटरव्यूज़ किए टेलीविज़न पे, और वो ये 1960 और 70 के शुरू की बातें हैं, और वो इंटरव्यूज़ बेनतहा मकबूल हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शिव कुमार बटालवी के साथ उनका इंटरव्यू है, वो लाखों की तादाद में लोगों ने देखा है। इसके अलावा और भी उस ज़माने में जो लोग भी यहाँ पे आते थे 1960 और 1970 के शुरू में, महेंद्र कौल बैठ के उनका ज़बरदस्त इंटरव्यू करते थे। 1966 से शुरू हुआ उनका प्रोग्राम जी टेलीविज़न पे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज इंटरनेट के ज़माने में वही गिनती के कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो ब्रिटेन में लोग आते थे ना, उनके जो टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, ख़ास तौर पे हिंदी उर्दू में, वो सिर्फ महेंद्र कौल के ही आम तौर पे जो इंटरव्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंडियन जर्नलिस्ट से पूछा था कि उनको समझ ही नहीं थी कि एक ब्रॉडकास्टर से प्रोग्राम नहीं चलते। उन्होंने पूछा था हमको कोई ब्रॉडकास्टर बताओ जिससे हम वॉइस ऑफ अमेरिका शुरू करवाएं, तो उन्होंने महेंद्र का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कुछ ड्रामे करके दिखाओ अबाउट अमेरिकन लाइफ, तो वो 2 साल हम वो बजाएंगे, जब इंडियन ऑडियंस बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तब हम बाकायदा प्रोग्राम करेंगे, हम अभी इतना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहते।
तो इनको महेंद्र कौल को भेजी गई ये इनविटेशन। जो ड्रामे लिखे जाते थे वो ड्रामे उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सारे वो जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए लिखते थे ड्रामे, वो लोग उन्होंने लिखे, वो उन्होंने रिजेक्ट तो कर दिया। उनको तो मैंने कहा कि मैं लिखूंगी। अच्छा। हमारी बातचीत नहीं थी खास तब तक, पर मैंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं सारा वक्त किताबें पढ़ती हूँ, मुझे पता है अमेरिकन लाइफ के बारे में, इन बेचारे पंडितों को क्या पता वहाँ क्या होता है। तो मैंने लिखे, उन्होंने पसंद किए और हमारी शादी तब हुई। और उन्होंने हम जानते थे एक दूसरे को बड़े साल से, लेकिन शादी आपकी अमेरिका में हुई? नहीं, हमारी शादी, पर ये तो ड्रामे तो 2 साल पहले, ये ऑल इंडिया रेडियो में 5 साल से इस दौरान आए थे और इस दरमियान कोशिशें कर रहे थे। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह से फिर वो, मैं तो ज्यादा मुझे जो उनकी बातें याद हैं जो मैंने लोगों से सुनी है, वो भी बात है, लंदन की बात, पुरानी बात है, बड़ी पुरानी, आप लंदन की बात है, बड़ी पुरानी। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा उसमें कुछ और भी है। जब आप अमेरिका जाती हैं तो आपने वहाँ क्या किया रेडियो में? ऐसा हुआ ना कि वो जाते उसी रात अस्पताल चले गए, उनको जॉन्डिस हेपेटाइटिस हो गया था। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इनाग्रेशन के लिए वॉशिंगटन आए थे, तो ये बेचारे अस्पताल में पड़े थे और मुझको जो कुछ उन्होंने कहा, ये बोलो, यानी ट्रांसलेशन तो मुझे ही करना था, पर वो जो भी सेरेमनी थी वो मुझे करनी पड़ी। पहले उन्होंने कहा था कि हम मियाँ बीवी को बीबीसी की तरह एक सेक्शन में नहीं रखेंगे, उसको परचेज ऑर्डर पे कभी कभी बुला लिया करेंगे। अब 3 महीने तो वो अस्पताल में रहे, सारा कुछ तो मैंने ही किया। वहाँ कोई और प्रोग्राम लिखने लगा, मैं 3 प्रोग्राम लिखती थी हफ्ते में, 7 दिन खबरें पढ़ती थी, और इस तरह से मेरे को उन्होंने फिर माफ़ी मांग के रख लिया। अच्छा, वहाँ पे आप ने काम करना शुरू कर दिया? वहाँ काम एक दिलचस्प किस्सा मैंने आप ही से सुना है। जब महफिलें होती हैं और उसमें रजनी कौल साहबा मौजूद हैं और लोग बाग आपसे फरमाइश करते हैं, तो ये मैंने देखा है कि गुले गुलजार बनी रहती है वो महफिल, जिसमें आप एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा सुनाती हैं, तीसरा सुनाती हैं, चौथा सुनाती हैं माशाल्लाह। और एक किस्सा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रूस से कोई बहुत बड़े डिग्निटरी आते हैं, वो क्या होता है? ऐसा हुआ, जैसे ही हम वॉशिंगटन पहुँचे उसके 1 दिन 2 दिन बाद ही बुल्गानिन और क्रुश्चेव दोनों दिल्ली से, आई डोंट थिंक कि सीधे आए होंगे, लेकिन वो वॉशिंगटन भी आ रहे थे। तो उनको ओपन कैरेजेस में उसमें शहर में घुमाने का इंतज़ाम था सरकार का। तो महेंद्र बेचारे तो अस्पताल में थे, तो अनाउंसमेंट की गई, वॉइस ऑफ अमेरिका भी पूरा वॉइस ऑफ अमेरिका नया था, ना ही सिर्फ इंग्लिश। उन्होंने कहा जो भी लाइव ड्यूटी नहीं कर रहा वो नीचे सड़क पर चला जाए, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम करे, वेव करे, जस्ट शो देम दैट यू आर हैप्पी दे आर देयर। सो मैं तो साड़ी पहनती थी, मैं नीचे चली गई, और जब मिसेस क्रुश्चेव और मिसेस बुल्गानिन ने देखा एक साड़ी वाली, तो मुस्कुराई, क्योंकि वो इंडिया से आई थी तो उनको याद था। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए नमस्ते करने के लिए, तो मैंने भी जोड़ दिए। पीछे से मेरे को पकड़ के एक आदमी, वो पुलिस वाला नहीं था, तो उसने मेरे हाथ देखे, मुझे ऐसे पकड़ के कहा कम इन कम इन कम इन, और अंदर ले गया मुझे और कहा एक कमरे में एक कुर्सी पे बैठ जाओ, होल्ड ऑन, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम इंतजार करो। फिर FBI वाले आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि तुम उनको कब से जानती हो? मिस्टर क्रुश्चेव, मिसेस क्रुश्चेव को आप कब से जानती हो? एक मामूली इंडिया की एक आम मामूली लड़की 25 साल की इतने बड़े लोगों को कैसे जानती है, मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो what were they trying to tell you? Why were you smiling at them? And they were both smiling at you. अब वो तो कीड़े पर भी हंस देती हैं, अगर देखती तो बेचारी वो भी फंस के बैठी थी, पर खैर वो दूसरी बात है। बस और तो बाकायदगी से इंटरोगेशन हुआ आप और आप पे नजर रखी गई, फिर उसके बाद क्या? जाने से पहले, वॉइस ऑफ अमेरिका जाने से पहले बिल्कुल हर बात 9 महीने तक वो देखते रहे कि हम कम्युनिस्ट तो नहीं हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कम्युनिस्ट क्या करते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन वो मिसेस क्रुश्चेव को नमस्कार या उन्होंने जो आपको कहा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक आपका एक बड़े दिलचस्प किस्सा मैंने और सुना था किसी से, कि वो पेशावर की आप हैं और आपने किसी को कहा फातिमा जिन्ना का किस्सा? जैसे हम जिन दिनों हम पहुंची वहाँ अमेरिका में, समहाउ उन दिनों उनके दिमाग में ये था कि इंडिया बहुत तकलीफ दे रहा पाकिस्तान को, उनका पानी बंद कर दिया है। फातिमा जिन्ना?
नहीं, फातिमा जिन्ना तो आई, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को अच्छा। ये ख्याल था कि इंडिया पाकिस्तान छोटा है, पाकिस्तान इंडिया उसके साथ ज्यादती कर रहा है, उनको पानी नहीं दे रहा, उनका ये नहीं कर रहा। तो अखबारों में भी और बाहर भी लोग किसी दुकान में जाओ तो पूछते थे, वेयर आर यू फ्रॉम लेडी, आर यू चाइना लेडी, व्हाट आर यू, बताओ आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ गैंडी गैंडी गैंडी, वो हाथ जोड़ देते थे, गैंडी तो उनको पता था, लेकिन बाकी यू आर वेरी क्रूअल, यू आर नॉट गिविंग एनी वाटर टू पाकिस्तान, इस तरह से बातें करते थे। एक दुकान पे 2-3 अपनी औरतें खड़ी थी सलवार कमीज वाली, तो मेरे को उसने देखा तो उसने कहा, बेटा तू किधर की है, मैं भी सलवार कमीज पहनती थी, तू किधर की है तू, मैंने कहा जी मैं पेशावर की हूँ। तो कहने लगी, हाय बेटा बड़ा दिल खुश हुआ है तेरे को देख के, तो अपने वतन के बच्चे हों और क्या चाहिए। अच्छा, कहती है किसी दिन ना मेरे जमाई को लेकर हमारे घर आना, जिस दिन ये खान साहब घर होंगे ना उस दिन आना, मैं तेरे को फ़ोन करूँगी। मेरे को नहीं कहती, मेरे पास कागज़ नहीं है, मैं तेरा पता करूँगी। फिर दोबारा मिली कभी बाद में, हाय तू चंडे वाले दिन आई नहीं, एम्बेसी नहीं आई तू चंडे वाले दिन, हम तो इंतज़ार कर रहे थे अपने जमाई का। तब मैंने सीखा कि मुझे साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे अपने को पेशावर का बताने में कोई शर्म ही नहीं, बल्कि मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में, जो मैं अब 90 साल की हो गई हूँ, मैंने पेशावर से अच्छा शहर कभी नहीं देखा, इतने अच्छे इंसान कहीं नहीं देखे, चाहे कोई मुझे गोली मार दे, लेकिन जो सच है वो सच है। लेकिन फिर इंसान अच्छा, को यहाँ reality गलतफहमी उनको accept इसलिए हुई करनी होगी पड़ती कि आपने क्योंकि ये कहा होगा भाई आप पेशावर की हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी है। उन्होंने ख्याल ये कर लिया कि पाकिस्तानी है या मुसलमान है, तो इसीलिए उन्होंने आपसे उम्मीद की कि भाई आप नमाज पढ़ने भी नहीं आती हैं, आप 10 जो मुसलमानों के प्रोग्राम है उसमें भी नहीं आती। मिसिस जिन्ना का क्या किस्सा था? मिस जिन्ना ऐसा है कि हमारे जाने की थोड़ी देर जो वॉइस ऑफ अमेरिका के हेड थे, उनसे, क्योंकि महेंद्र अस्पताल में थे, वो रोज़ हिंदी सेक्शन में आकर मुझसे पूछते थे, हाउ इज़ महानरा, तो वो उनसे दोस्ती हो गई, और वो इंडिया के बारे, उनको कुछ किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो बातें करते रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाउ डू यू ग्रीट इन इंडिया, डू यू शेक हैंड, ग्रीट व्हेन यू मीट समबडी। ये किसने कहा आपसे? ये हेड बॉब बटन, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉइस ऑफ अमेरिका, ओके, उन्होंने पूछा मुझसे। तो मैंने कहा कि बताया, आदाब का बताया, नमस्कार बताया, सब कुछ। अब उनको कहाँ याद रहता, उनकी ज़बान तो नहीं थी, पर मैंने कहा कि इंडिया की एक बात बड़ी अच्छी है, हाथ जोड़ देते हैं बड़ों को छोटों को, किसी कमरे में घुसो हाथ जोड़ दो, सबको एक साथ हो जाता है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। तो मिस जिन्ना आई। मिस जिन्ना मतलब ये कि फातिमा जिन्ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, और कमरे में आई, मैं खुद वहाँ थी कोने में, मैं बाहर जा रही थी, क्योंकि मुझसे तभी उन्होंने सीखा था, और वो आई और वो खड़े हो गए, और बाकी भी सबको इशारा किया खड़े हो जाओ, और सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनका रंग फक हो गया, क्योंकि वो शायद खुद इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त तक एक ही थे। हाँ। ये इसमें कोई शक नहीं, बटवारा हो चुका था, लेकिन ये कि फिर भी बजाय अस्सलाम वालेकुम या कुछ और करने के, या कुछ भी हेलो कहते, हाथ मिलाते, जो कि अमेरिकन तरीका है, वो सब के सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनको समझ नहीं आई वो करे क्या, वो आगे से बेचारी क्या बोले। आप यहाँ लंदन फिर कैसे आती हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद? अच्छा, ऐसा है कि महेंद्र ने बीबीसी को अप्लाई किया था नौकरी के लिए, और उन्होंने इनका इम्तिहान जैसे जैसे लेते हैं लिया था, पास हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जो काम उस वक़्त बीबीसी जब उन्होंने अप्लाई किया था, उस वक्त हिंदी सर्विस और उर्दू सर्विस नहीं थी, हिंदुस्तानी सर्विस से। हाँ। तो इन्होंने इम्तिहान दिया और पास हो गए, और अपने परमानेंट एड्रेस लिखना होता है, और लोग तो ये और सईद जाफरी मशहूर एक्टर, दोनों एक साथ YMCA में रहते थे। तो सईद ने कहा, यार तू कश्मीर का परमानेंट एड्रेस दे, यहाँ का देता है, जब उनका जवाब आएगा तू जाने होगा, तेरी चिट्ठी खो जाएगी। कभी कभी वो ऐसी समझदारी की बातें भी किया करते थे। तो इन्होंने कश्मीर का एड्रेस दे दिया। बाद में 6-8 महीने के बाद चिट्ठी आई कि आले साहब की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई थी या कुछ हो गया था, तो वो कहने लगे अभी मुझे इंडिया वापस ना भेजो, पहले मैं अपना कुछ सोच लूँ कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। तो आले की जगह महेंद्र कौल आ रहे थे, आले हसन की जगह। तो
आले साहब, बीबीसी तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी काइंड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा अब ये बेचारा मांग रहा है 1 साल और, तो इसको 1 साल और रख लेते हैं, और उन्होंने इनको कहा अभी आप रुको। इस बीच हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका चले गए। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने, और फिर वो हिंदी, और ये भी हो गया कि हिंदी सर्विस और उर्दू सर्विस हो गई, हिंदुस्तानी सर्विस नहीं एक रही। हिंदी सर्विस, एक उर्दू सर्विस। हाँ जी। उर्दू सर्विस, माफ़ कीजिए, उर्दू सर्विस हिंदी सर्विस हो गई। फिर हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका में थे ना, इन्होंने कभी अप्लाई किया ना इनको कुछ पता चला। जब इनके पूरे 5 साल वॉइस ऑफ अमेरिका में होने थे, तो उनको पूछना था, वो किसी को परमानेंट जॉब नहीं देते थे तब, लेकिन उन्होंने इनसे पूछना था कि आपको परमानेंट जॉब चाहिए कि आप वापस जाना चाहते हो। हम दोनों ये कहते थे कि हम गांव में रहेंगे और मट्टी की झोपड़ी में रहेंगे, अमेरिका में कभी नहीं रहेंगे। अच्छा। हम दोनों को अमेरिका में रहना ज़रा भी पसंद नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका को इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं था, और हर बात, ये एडिटर थे, हर बात इनसे होती थी, इनसे इजाज़त से होती थी, और रोज़ झगड़े होते थे, क्योंकि उनकी अपनी ही पॉलिटिक्स थी जो ना वो समझते थे ना उनके पल्ले पड़ती थी। झगड़े कर कर के ये इनको बहुत इज्जत देते थे, इनको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बुलाते थे। कितनी बार इन्होंने निक्सन के लिए स्पीचेस लिखी, इन 15 के लिए, जनवरी में, अगस्त में, 15 अगस्त के लिए वहाँ इनको हिल पे बुलाया जाता था, इनसे सलाहें की जाती थी। लेकिन हम अंदर से जानते थे कि ये हमारा देश नहीं, हम यहाँ नहीं बच सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंडिया कप के लिए प्रोग्राम करते थे। उनको ना इंडिया के बारे में कुछ पता था, ना वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो अमेरिका से फिर आप वहाँ से चिट्ठी इनको कश्मीर, जब हम सोच रहे थे तो इनको कश्मीर से पता नहीं कैसे चिट्ठी आ गई कि बीबीसी कहता है कि आ जाओ, हमारे पास जगह है। 5 साल के बाद वो ऐसे वक्त मिली जब हम रिजाइन करने जा रहे थे। मैं तो बीबीसी, मैंने तो वॉइस अमेरिका छोड़ दिया था। मैं लाइब्रेरी में काम करती, मैंने वहाँ एमए की लाइब्रेरी साइंस में 3-4 साल लगाए, शाम को पढ़ने जाती थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें तब सर्टिफिकेट देंगे अगर तुम किसी लाइब्रेरी में 6 महीने काम करो, हम तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे ही नहीं। तो मैंने छोड़ दिया था। तो हम सोच अमेरिका के जरिए से खत आता है, और फिर इस तरह से आप लोग लंदन जाने का प्रोग्राम तो बनाते हैं। बस वहाँ से फिर बीबीसी ने बुला लिया, तो वहाँ से यहाँ गए। और उसके बाद आप भी बीबीसी में आ गई? तब आई जब ये टेलीविजन में चले गए। अच्छा, महेंद्र कौल चले जाते हैं टेलीविजन में, रेडियो से। मैं आते ही, अब आते के 3-4 महीने बाद ही मुझे 2.5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 2 दिन खबरें पढ़ती थी और 1 बच्चों का प्रोग्राम करती थी। ये 62 से मुझको। उस जमाने में कौन कौन था बीबीसी हिंदी सर्विस उस जमाने में सबसे बड़े तो थे पुरुषोत्तम लाल पावा। ठीक है। और पुरुषोत्तम लाल पावा साहब को तो हमने भी देखा, हमारे वक्त तक चले। आले साहब थे, आले हसन साहब, और रत्नाकर भारतीय थे। अच्छा, ये बलराज सानी आपसे पहले थे? बलराज सानी हमसे बहुत पहले थे, हम काफी क्योंकि जो ये 50s वगैरह का जमाना है उसमें बलराज सानी जो मशहूर एक्टर हैं। बलराज सानी तब थे जब ये हिंदुस्तानी सर्विस होती मेरा नहीं ख्याल कि बलराज सानी हिंदी में कुछ। लेकिन आपका किसी न किसी शक्ल में बलराज सानी खानदान से एक गहरा ताल्लुक रहा है, इतना मुझे पता है। हाँ, वैसे मेरा पर्सनल तो मैं कहाँ किसी को नहीं जानती थी, लेकिन महेंद्र चूंकि गए थे फिल्म हीरो बनने गए थे कश्मीर से। जब 5 साल कश्मीर में खबरें पढ़ ली, सारे मज़े कर लिए, तो सोचा अब एक्टर बन जाता हूँ। तो बॉम्बे गए, तो बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में, और दूसरे इनकी तबीयत ऐसी थी, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते थे, तो नहीं बन सके। 2 फिल्मों में काम किया, जलजला और अनहोनी। ये महेंद्र कौल ने? अच्छा, और जलजला और अनहोनी। और क्या रोल, क्या मतलब छोटा मोटा या कोई? नहीं, एक बड़ा? तो अभी बताती हूँ कि अनहोनी में थी शायद नरगिस, और इनको रोल दिया गया डॉक्टर का, और सिखाया गया कि वो बीमार है, आप उनको इंजेक्शन दीजिए। बार बार सिखाया गया कि रज़ाई को दीजिएगा इंजेक्शन। पर जब ये देने गए, नरगिस का कहते, मैंने नरगिस को इतना पास से देखा, मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने उसकी रज़ाई के ऊपर नरगिस की बाह में इंजेक्शन दे दिया। वो इतने जोर से चीखी कि 10 जने अंदर आ गए, और लिटरली इनको उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा तेरे को इतनी बार समझाया कि उसको हाथ नहीं लगाना, और तू रजाई से भी ऊपर, उसकी बाह से भी ऊपर जाके तूने उसकी लगा दिया। फिर ये मुड़ के नहीं। महेंद्र कौल का पहला रोल।
और फिर ये एक्टर बनने का इन्होंने छोड़ दिया। हाँ। और फिर और ऑल दूसरा इंडिया रोल आपने दूसरे रोल का जिक्र नहीं किया, एक तो नरगिस के साथ। मुझे ज़लज़ले का, देखिए हम दोनों को शायद इनको उस बात से चिढ़ थी कि इन्होंने फिल्मों में कभी ध्यान नहीं दिया जो इनके साथ बॉम्बे में हुआ। हमको पेशावर में इजाज़त नहीं थी लड़कियों को सिनेमा देखने की, कहते थे कि बिगड़ती हैं लड़कियां। जैसे कच्चा प्याज हिंदू लड़कियां, मुझे नहीं पता मुसलमान लड़कियों को खाने देते हो, हमको कच्चा प्याज नहीं खाने देते थे, हमारे बड़ी बंदिशें थी। तो मैं छोटी थी तो मुझे शौक था पिक्चर देखने का, लेकिन बड़े होकर मुझे हमेशा से किताबें पढ़ने का इतना शौक है कि मैंने फिल्म की तरह ध्यान नहीं दिया। तो फिर ये वहाँ से महेंद्र कौल आए। जी का जो कनेक्शन आपने बताया कि बॉम्बे में इस तरह से ये थोड़ा सुनील दत्त नहीं, बल्ला सानी हाँ, जो बॉम्बे की वजह से बलराज सानी की ये को भी बात जानते है हैं ये। कि बलराज सानी के रिश्तेदार भी कश्मीर में रहते थे, उनका आना जाना बड़ा था। एक दूसरी बात ये थी कि बलराज सानी ने हिंदी सर्विस या हिंदुस्तानी सर्विस में काम किया था। उन दिनों हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड लाइब्रेरियन होते थे, सरीन साहब। सरीन साहब ख़तों के जवाब देते थे और किताबें में अखबार का ध्यान रखते थे। जब उनकी बेटी शबनम, बलराज सानी की बेटी जवान बल्ला हो गई, सानी साहब की बेटी शबनम, जब वो जवान हो गई, शादी का वक्त आया, तो उनको ये लगा कि यहाँ ये एक्टर एक्ट्रेस के साथ ये भी घूमेगी, शादी कर लेगी, जैसे आम बापों को वहाँ होता है बीमारी। तो उसको बहुत ही घोट के रखते थे कि किसी से ना मिले, लेकिन शी फेल इन लव, किसी से उसका प्यार हो गया। शबनम का यहाँ इश्क हो गया, यहाँ लंदन नहीं, में? बॉम्बे में। अच्छा, वापस जाके? नहीं, वापस वो तब तक नहीं आई थी, उसको निकाला गया था। उसके इश्क की वजह से उसको बॉम्बे से निकाल के लंदन भेज दिया गया था ताकि अपने लवर से वो ना अच्छा, मिले। ठीक है। तो वो उसको उन्होंने सरीन साहब के पास, क्योंकि सरीन साहब को वो जानते थे, उनके साथ काम किया था, तो उनके पास भेज दिया। अब चूंकि वो महेंद्र को भी जानते, लड़की बड़ी तंग आ गई क्योंकि उस घर में उनकी एक बेटी थी, वो हॉस्टल में थी। तो उसने बाप को चिट्ठी लिखी होगी कि मैं वापस आना चाहती हूँ। तो तब उन्होंने महेंद्र को कहा कि यार तेरी तो बेटी भी है, तू इसको कुछ हफ्ते के लिए अपने पास ले आ। तो वो फिर हमारे पास तो बलराज साहनी की बेटी शबनम हमारे फिर पास आपने अपने घर में रखा? थोड़े कुछ हफ्ते कुछ हमारे घर में रखा। और फिर एक में तकलीफ दे कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ आपकी मदद से, जो पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि मुझे भी इसका कोई शौक नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जाया जाए, लेकिन जो चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं, जानी पहचानी, जो जानी पहचानी है उन पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शबनम ने बाद में चल के शायद खुदकुशी की, आत्महत्या की। हाँ, यही सुना, बड़े अफसोस की बात है। बात यह कि शबनम किसी से शादी करना चाहती थी बॉम्बे में, बाप ने उसको यहाँ भेजा। वो नहीं चाहता था कि जो हमारे पुराने ख्यालों वाले लोग हैं कि ये हिंदू मुसलमान और ये वो, तो उन्होंने भेज दिया उसको यहाँ। फिर वो वापस गई। इस तरह की वो कहानी थी। इसके अलावा एक छोटी सी कहानी ये भी थी कि बलराज सानी साहब ने 2 शादियाँ की। बलराज सानी साहब जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो उनकी फर्स्ट कज़न थी। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, तो वो उनको इजाज़त नहीं मिली, तो उन्होंने फिर अरेंज मैरिज की। और वो जिस लड़की से की वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तंग नहीं थे, दुखी नहीं थे। उनके 2 बच्चे भी हुए थे, पहले लड़का हुआ। यहाँ लंदन में? नहीं, वो तो बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे। वो तो वहीं पे, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कहाँ। फिर वो बच्चे हो गए, तो जब वो BBC में काम कर रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया। तो लोग चिट्ठियाँ लिखते थे कि हमें ये गाना सुनवा दीजिए, वो गाना सुनवा दीजिए। तो बलराज सानी की बीवी को BBC ने चांस दिया कि हफ्ते में 1 दिन आ जाया करो। लड़के को तो वो बॉम्बे छोड़ आई थी, सिर्फ शबनम छोटी थी, उसको लेके आई थी। मैं बलराज सानी साहब की इस कहानी से थोड़ा सा निकल के आता हूँ, इसलिए कि उस ज़माने के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में आपने काम किया है, और बहुत ही मशहूर लोग हैं। उनमें एक आले हसन साहब। आले हसन साहब तो एक, क्या कहा जाए, बहुत अच्छे इंसान थे। उनको अगर आप 1-2 चांटे मार के भी कहें कि झूठ बोल नहीं तो तेरी जान ले लेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह झूठ क्या होता है, या पहले मुझे सिखा दे, मुझे बता झूठ होता क्या है, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं कर दूंगा। आले हसन साहब एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान थे, और अच्छे ब्रॉडकास्टर माने जाते हैं। नहीं, बात ये है कि आवाज़ तो ऐसी थी कि
पत्थर भी पिघल जाए। वाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, बड़ी खूबसूरत। लेकिन हिंदी और उर्दू, तो हिंदी तो छोड़िए, हिंदी की ज़रूरत नहीं थी, उर्दू में भी असल में वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि उनको ट्रांसलेट करना और फिर पढ़ना है। वो पढ़ने को तैयार हो जाते थे, पूरी खबरें ट्रांसलेट नहीं करते थे, कर सकते भी होते तब भी नहीं, दो चार करके कहते थे अच्छा भाई अब बुड़ के वही सुन लो, अब अभी टाइम है। और ये उस जमाने मैं की उस जमाने को liberties हैं जो मैं broadcasters कहती हूँ कि वो पता क्या चले कैसे ज़माना थे। था, हाँ। क्या इंसानियत थी उस वक्त। लेकिन वो कमाल के आदमी रहे, मैंने सुना है। वो तो कमाल के थे ही। अच्छा, और उन्होंने फिर शादी किसी उन्होंने स्वीडिश लड़की से शादी, स्वीडिश या स्विट्जरलैंड? मैंने ख्याल है कि स्वीडिश थी, जहाँ की भी थी उसे कोई अच्छा, क्या ठीक फर्क। है। वो पागल बेचारी थी, उसको समझ नहीं आई किससे शादी करेगी, क्योंकि आले साहब कोई मामूली इंसान तो नहीं थे। वो रियली मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। और हमारे वहाँ उस सेक्शन में बड़ा अच्छा काम करने वाले भी लोग थे। वो सुने अगर भूत बन के आ सकें तो मेरा गला भी दबा दे, उनकी सब तारीफ करते थे। वो नंबर 2 आदमी थे, पर जितना प्यार मैं आले साहब को करती हूँ उतना मैंने कभी हिंदी सर्विस में किसी को नहीं किया। वो तो देवता आदमी थे, उनको पता ही नहीं बुराई क्या होती, झूठ क्या होता है, जो उनको चाहिए होता था वो कर देते थे। और प्यार देखो उनका, एक दफ़ा कोई हिंदुस्तान से, कोई भारत से कोई रिकॉर्ड, कोई म्यूज़िक, बहुत अच्छा अगर याद आ जाए मुझे उसके लफ्ज़, और मेरे कुर्सी से उठ के ज़मीन पर बैठ के रोने लग गए। मैंने कहा आले साहब क्या हो गया? मैं कमरे से पास से गुजरी, मैंने कहा क्या होगा, आप गिर गए हैं, आप गिर के क्या हुआ? कहते नहीं रजनी, मुझे वतन याद आ रहा है, मेरा इंडिया मुझे याद आ रहा है, मेरा लखनऊ मुझे याद आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो BBC तो आप नहीं भेजेगा, वो उन्होंने दिए थे तो मैंने खर्च कर दिया, मैं नहीं गया। वो एक ज़माना था, एक ज़माने के लोग थे। आले साहब मेरे लिए, आले साहब पेशावर हैं और पेशावर आले साहब है, जो अच्छे इंसान और अच्छी जगह होती है। आपके पेशावर के भी बहुत सारे किस्से हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा साथ में उसको भी साथ लेते चले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेशावर में आप पली बड़ी, फिर भारत आई, जब भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका जाती हैं, फिर यहाँ BBC हिंदी सर्विस में आके आप काम करती हैं। लेकिन पेशावर के गाने, पेशावर का म्यूज़िक, वो सारी चीज़ें आप पे बड़ी हावी रही। बात ये कि इतनी अच्छाई मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छाई जो चीज़ होती है, ये आपने पहले भी बात कही, और ये मैंने एक बार और किसी से इंटरव्यू किया था इंडिया में। ये तब हुआ था जब 50 साल हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बने हुए आज़ादी के बाद। तो ये जो फैमिली थी, ये पेशावर से दिल्ली के पंजाबी बाग में आके रह रही थी। ये हिंदू लोग थे। और मैंने एक स्टोरी की थी टेलीविज़न के लिए वहाँ पे, और सब वो जो बुजुर्ग थे वो बार बार एक ही बात कहते रहे, ओ ये तो कोई कल्चर ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो छोटे बड़े का कुछ नहीं है, यहाँ तो लिहाज नहीं है। अच्छा, उनके बच्चे सब बैठे हुए हैं जो सब दिल्ली में पैदा हुए हैं, लेकिन साहब वो ऐसी कहानियाँ सुनाते थे पेशावर की लंतरानियाँ कि ये बच्चे थोड़े शर्मिंदा हो रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा पापा ऐसे भी बात नहीं है कि मतलब इंडिया इतना बुरा है, लेकिन पेशावर की बेइंतहा तारीफ। बात ये है कि वहाँ के जो लोग थे, गरीब लोग जो कि अफ़गानिस्तान से आते थे, जिनके मकान नहीं थे, या वहाँ के रहने वाले भी सड़कों पे सोते थे टोकरी लेके। उनको जब कोई औरतें कोई सौदा सब्ज़ी खरीदती थी, वो टोकरी में भर के उनके घर छोड़ाते थे। टोकरी, उनको पंजाबी में जल्ली वाले कहते हैं। पेशावर में क्या कहते थे मुझे नहीं पता, हमको इतनी इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की कि मैं जानूँ क्या। तो हम लोग पेशावर, चूँकि मुझे गाने का बेहद शौक़ था, कहीं शादी हो तो कोई वहाँ औरतें जाती थी गाने के लिए, खाना घर खा के 10 साढ़े 10 निकल जाती थी, 12-1 बजे रात को आती थी। गाने से, शादी से 3-4 दिन पहले गाने शुरू हो जाते थे। तो किसी की भी शादी हो मुझे पता चले, मैं चल सकती हूँ, मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ। तो जब मैं वापस आती थी, मैं तो बच्ची थी, मेरे को तो कुछ कोई गहने नहीं थे मेरे पास, लेकिन उन औरतों ने गहने पहने होते थे। मजाल है कि ज़मीन पे सोया वो गरीब आदमी जिसके पास सवेरे के नाश्ते के लिए पैसे नहीं होंगे, उसने किसी औरत का दुपट्टा खींचा हो या किसी की चूड़ियाँ उतारी हों। हम ऐसे सेफ चल के आते थे उन बाज़ारों से जहाँ लोग सड़कों पे सोए हैं और चूड़ियों की छनछनाहट सुन सकते होंगे। वो इंसानियत मैंने कहीं और देखी नहीं जो मैंने पेशावर में देखी है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें बहिश्त कौन सी जगह दिखती है, तुमने अमेरिका देखा, तुमने स्विट्जरलैंड देखे हैं, हाँ, और तुमने
क्या देखा है, ये देखा तो मेरे पेशावर लिए आपके लिए। पेशावर से बढ़ के, क्योंकि वो बड़ी होकर मुझे समझ आई। उस वक्त तो मुझे ये मेरा पेशावर है, मेरा घर है, मेरे वतन में जो हो रहा है मुझे क्या पता और जगह क्या होता है। हम हाँ लाहौर जाते थे, रिश्तेदार बहुत से लाहौर रहते थे, तो वहाँ लड़के सीटियाँ बजाते थे और छेड़ते थे मेरी बहनों को, कजन्स को। मैं तो छोटी थी, तो वो बड़े बुरा मनाती थी, कहती थी यहाँ बड़े बदतमीज़ लोग रहते हैं। मेरे को उतनी समझ नहीं थी। वो तो बात मुझे बाद में आकर पता चली कि आप शायद अब भी यहाँ भी रात को लड़की 12-2 बजे कई रात को अंधेरे में जा रही हो और उसके पास बटुआ हो या गहने हो, तो उसको डर लगेगा कि कोई छीन लेगा। पर पेशावर में नहीं, किसी को। और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में 17 साल की थी मैं जब आई, कभी नहीं सुना किसी के घर चोरी हुई है। गांव में लोटियां पड़ती थी, उनको लोटी पड़ना कहते थे। पठानों के ग्रुप आ जाते थे किसी गांव में, वहाँ ज़्यादा वो गांव मुसलमानों के ही होते थे, वहीं के रहने वाले, उनके लेकिन किसी के घर में जाके चोरी करना वो ऐसी बात नहीं होती थी। ये पेशावर की बातें आपने बताई, मुझे पेशावर से के आपसे एक दो गीत भी सुनने हैं, और ख़ासतौर पर अगर पश्तो में अगर कुछ याद हो तो मेरे ख्याल से हम गाने की तरफ अभी आएंगे थोड़ी सी देर बाद में। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, पेशावर के लोग भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे इसलिए पता है कि आपका कुछ एक छोटा सा इंटरव्यू हमारी पश्तो सर्विस में जो बीबीसी के हेड रहीम सफ़िया हलीम, दोस्त भी हैं हमारी और आपकी, उन्होंने किया था, और वो सब इतना मकबूल हुआ, बहुत लोगों ने सुना, और पेशावर के लोगों ने जगह जगह उसको शेयर किया। और वो शायद इसलिए भी शेयर करते हैं कि पेशावर से कौन कौन निकला है, जैसे दिलीप कुमार साहब, हाँ, ये राज कपूर वगैरह का खानदान आसपास से निकला। राज कपूर की माँ जो थी वो मेरे फादर की मासी की बेटी थी, मौसी की बेटी। कपूर, ये कपूर खानदान, वहाँ कपूर ही कपूर थे। इवन विनोद खन्ना जो था वो भी इतना नज़दीकी नहीं, इवन वो भी हमारा रिश्तेदार था। सब जने बड़े हैंडसम, बड़े गुड लुकिंग, सब बिल्कुल स्टनिंगली गुड लुकिंग पीपल। सब जने, इजाज़त नहीं थी औरतों को एक्टिंग करने की, नहीं तो हो सकता है मैं भी वहीं पहुंच जाता। वहाँ पे आप एक्टिंग करती हैं। लेकिन मैंने ये भी सुनाया, आप ही ने सुनाया मुझे कि, और आपके बारे में, आप थोड़ी टॉम बॉयज टाइप थी। टॉम बॉयज थी, लेकिन ज़्यादा बुर्का तो 9 साल की उम्र से बुर्का पहना। हाँ। क्योंकि बात यह है कि बाल हल्के रंग के थे, और बाहर जाती थी गली से बाहर, तो लोगों को क्या पता मैं मुसलमान हूँ। हल्के रंग मतलब कि थोड़ा सुर्ख ब्लॉन्ड थे। हाँ। तो मेरा नाम पठानी, मेरे ननिहाल में नाम पठानी था। तो वो एक नाम पठानी किस तरह से हैं, पठानी नाम किस तरह से? ननिहाल में नाम होते हैं ना, नाना नानी नाम रखते हैं। हाँ। तो एक छोटा नाम बच्चों के रखे जाते हैं। क्या? तो पठानी था मेरा नाम। अच्छा, नाम ही पठानी था। मेरा नाम स्कूल में पठानी नहीं, पर घर में पठानी बोलते थे, क्योंकि एक तो मैं मस्तियाँ लड़कों के साथ दीवारों पे चढ़ने का वो सब कुछ करती थी। दूसरा ये था कि मेरे बाल लाल थे, आई मीन लाइट कलर्ड है। तो एक मोची ने मुझे कहा, ए इधर आ, ये क्या बुर्का कहाँ गया तेरा? अच्छा। मैंने कहा कि मेरे पास है नहीं। तो बोल, जा बोल, अम्मा को बोल, तेरे बुर्का, हमें नहीं अच्छा लगता जवान लड़की की तरफ मुँह देखना। मैं बता नहीं सकती कि हमें पता ही नहीं था कि छेड़ना किसको कहते हैं, आदमी लड़कियों को या औरतों को कैसे छोड़ते हैं। मजाल है कोई किसी की तरफ देखता हो। तो बुर्का उनको खुद शर्म, मैंने बुर्का उसने कहा, मोची ने, मैंने घर जाके अपनी नानी को कहा, उन्होंने धोबन को कहा, धोबन कहने लगी मेरी बेटी की शादी हो गया, अब उसका पुराना बुर्का है, वो धो के मैं देती हूँ, वो पहन ले। उसकी जाली मैंने सर, मुझे पता नहीं बुर्का कैसे पहनते, जाली उसकी मेरे सर पे पहन के मैं एक दुकान में घुस गई, इधर गिरूं उधर गिरूं, उसकी कई चीज़ें टूट गईं। उसने तय करके मेरे बगल में रख दिया, कहता जा अल्लाह बेली हो गई। तो ना आधा दुकान मेरी तोड़ दी, खबरदार बुर्का ना पहनना कभी। लेकिन पहनना पड़ा, मैं स्कूल जाती। मैं आपको पेशावर से यहाँ लंदन में ले आता हूँ। सख्त दुनिया है, जो भी है, जैसी भी है, लेकिन हमारी और आपकी फ़िलहाल तो यही दुनिया है, और आपने एक लंबा वक्त गुजारा यहाँ पे। यहाँ महेंद्र कौल साहब रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, और एक नहीं कई चलाते थे बाद में तो, लेकिन मुझे जो याद है, मैं एक सीन आपके सामने मंजर पेश करता हूँ। 1988 की बात है, मैं यहाँ बीबीसी हिंदी सर्विस में काम करने के लिए आ चुका हूँ। एक प्रोड्यूसर की हैसियत से आप मुझे खाने पे इनवाइट करती हैं, आप अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती हैं। रेस्टोरेंट जो है वो बेकर स्ट्रीट पे बेइंतहा शानदार, अपने वक्त का शायद सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट होता था, इंडियन तंदूरी फूड। उसका नाम था वाइसराय ऑफ इंडिया। नाम मैंने रखा था। आपने रखा था वाइसराय ऑफ इंडिया? मैंने कहा कि मैंने उसका नाम द वाइसराय रखा था, क्योंकि वाइसराय इंडिया में ही था। बाकी सब जगह गवर्नर जनरल थे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो वाइसराय वाज ओनली इन इंडिया।
तो वायसराय ऑफ इंडिया नाम था ना उसका? हाँ उसका। अच्छा, और वहाँ आप भी हैं, मैं भी हूँ और महेंद्र कौल साहब भी हैं, और हम 3 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, मैं मेहमान हूँ आपका। इतने में मैंने देखा कि एक शख्स गेट से अंदर आ रहा है, दरवाजे से रेस्टोरेंट के, और कुछ हल्की सी खिनबिन की सी आसपास में आवाज़ होती है, लोग देखने लगते हैं, और वो 2 लोग हैं और एक तरफ कोने में जाके बैठते हैं, और मेरे मुंह से एकदम से निकलता है, अरे ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और वो आराम से बैठ के खाना वाना खाते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग मिलने भी जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसके अलावा मैंने ये भी सुना कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे उनका भी एक बड़ा गहरा सिलसिला था महेंद्र कौल नाम के उस शख्स से जो आपके शौहर थे, और हिंदी उर्दू के बेहतरीन और मशहूर ब्रॉडकास्टर। तो पॉलिटिक्स से क्या इन्वॉल्वमेंट था? थोड़ा मेरा इशारा उधर है कि कश्मीर, इंडिया से जो पॉलिटिशियंस आते थे उनके साथ था। मैं अब उस ज़माना हो गया, इसलिए आपको ये सीक्रेट नहीं रहा। वायसराय में एक कमरा था, एक बाहर का रेस्टोरेंट था, पार्टी रूम था, वहाँ पर इतने पाकिस्तानी पोइट्स कमरा बुक करते थे। अच्छा। या वो जिनको कह देखिए ना, बड़ी उम्र में यादाश्त खराब हो जाती है, ये जो सिंध वाले लोग हैं। अच्छा। मुहाजिर। हंसी की बात यह है कि एक इतवार को मुहाजिर कमरा बुक करते थे, पार्टी रूम, जिसमें 40% सिटिंग था, बाकी तो आते तो 80 थे, और वहाँ गालियाँ देते थे पंजाबी पाकिस्तानियों को, ओ गालियाँ वालियाँ। अच्छा। और दूसरे हफ्ते अब उनको भी कोई, पंजाबियों को भी कोई और जगह थी नहीं, वो भी वहाँ अपना टाइप करके तो इश्तिहार छोड़ जाते थे। वो सिंधियों को गालियाँ देते थे, अरे वो तो हिंदुस्तानी है, गंगा जमुना तमीज़ तहजीब है उनकी, डुबो दो उनको जमुना में जाके। वो गालियाँ उनको देते थे। आपस में दोनों पाकिस्तान के लोग महेंद्र कौल के रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे को गाली देते थे, और इनके साथ दोनों प्यार करते थे। दोनों के साथ में सिलसिला था। हम लोग बहुत ये मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया से जो पॉलिटिशियंस आते थे उनके साथ भी इनका बड़ा गहरा लिंक था। होगा। हाँ था। छिपा रही हैं आप कुछ बातों को। होता ही है। और खासतौर से कश्मीर में तो मतलब ही नहीं है कि लोग इनको ना जानते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन एम्बेसी को पता था कि महेंद्र कौल पैसे लेंगे नहीं अगर कोई इंडिया का आएगा, तो वो 20-20 लोग वैसे ही पकड़ के ले आते थे, तो उनसे कोई बिल ही नहीं मांगता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कश्मीर की जो भी पॉलिटिक्स उस वक्त की होती थी, उसमें महेंद्र कौल से यहाँ लंदन में मैंने ये सुना है कि थोड़ा मशवरा किया जाता था, बात भी होती थी। ठीक है। और यही वजह है कि जब महेंद्र कौल साहब गुजरे हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ लंदन में थे। और इत्तेफाक की बात ये भी है साथ में कि मैं एक प्रोग्राम में उनके साथ था। ये एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब, ही वाज वन ऑफ द पैनलिस्ट। तो और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने एकदम से महेंद्र कौल को याद किया, और मैंने कहा साहब महेंद्र कौल साहब तो इत्तेफाक की बात, ये 2 दिन हुए थे शायद कि वो तो गुजर गए। अरे साहब बैठ के बिनतहा उनको अफसोस हुआ। फिर उन्होंने कहा रजनी कौल से बात कराओ मेरी। तो मैंने फिर अपने मोबाइल पे आपका नंबर लगाया, और आपकी मेरे से बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लंबी बात हुई। किस तरह से याद कर रहे थे वो, क्या सिलसिला था उनका मुलाकातों का? नहीं, वैसे जब भी आते थे तो मिलते थे, फिर पिछले कुछ सालों में मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उनको वो कहते थे मेरी सेहत अच्छी नहीं होती, मैं यहाँ आता हूँ अपना इलाज कराने, और उनका लंदन में अपना कोई ठिकाना नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो फारूक अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला, इन लोगों से गहरा बात ये है कि शेख अब्दुल्ला साहब जिस वक़्त अपना वो कर रहे थे कश्मीर के लिए जदोजहद, उस वक़्त और भी कश्मीरी पंडित उनकी साइड पे थे, लेकिन महेंद्र तो छोटे थे, 13-14 साल के। इनको तो उम्र न जाने बिना इनको तो जेल भी भेज दिया गया था। फिर इनको किसी कश्मीरी पंडित ने जाके पुलिस को बताया कि जिसको पकड़ के आपने रखा वो तो बच्चा है, और उनको शेख साहब को एक और बात मिल जाएगी कि हमारे बच्चों को भी ले गए जेल में, और ये किया। तो फिर उस रात को इनको छुड़ा के आए। महेंद्र कौल के जो मामा थे, जिनकी वजह से ये पोइट्री और ये सब कुछ हुआ, वो जो थे वो शेख साहब के बड़े नज़दीकी दोस्त थे, तो इसलिए ये सारे रिश्ते इनके मामा की वजह से बने। शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बात है कि उनके घर हमेशा, इंडिया का कोई पोइट नहीं था उर्दू का जो कश्मीर ना गया हो और इनके मामों के पास ना रहा। मामा का क्या नाम? उनका अभी
नाम याद आ जाए, सराफ, लास्ट नाम तो मेरे पास अखबार की कटिंग्स भी हैं जहाँ पर महेंद्र के बारे में कश्मीरी अखबारों में छपा है, तो वहाँ यही उनका पता नहीं पुराने नाम होते हैं। जियालाल सराफ, जियालाल सराफ, जियालाल, नाम तो याद आ गया। जियालाल सराफ। आपकी जगह मैं होता मुझे याद नहीं आता, मेरे साथ में होता है बहुत नहीं, बार तो आजकल। मेरे पास हो इसलिए याद आ गया। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं होता है तो जियालाल सराफ के घर में जोश साहब से लेकर हर कोई पोएट महीनों हफ्तों रहा है जाके। क्या बात है, वाह वाह। और वाह। वहाँ महेंद्र बड़े हुए हैं पोइट्री में, हर वक्त पोइट्री आसपास। और रेडियो में क्यों, पहला रेडियो स्टेशन इन्होंने क्यों बनाया कि ये तरन्नुम में पढ़ते थे, वो किताब देते थे, ये उसको तरन्नुम में पढ़ते थे। महेंद्र कौल तरन्नुम में पढ़ते थे। हाँ, कोई भी शायरी उनके सामने, जोश साहब के सामने, लोगों के सामने, ही हैड ए वेरी नाइस वॉइस। और जो ऊपर वाले ने उनको जी थी, बड़ी कुछ दिया उनको। आपको मैं बताऊं कि एक तो वो कभी बेसुरे होते ही नहीं थे, बेसुरा होना उनको पता नहीं था कैसे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास की थी। Cineinc.com